जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चलिए हम और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने बात किया था आर्टिकल 20 को लेकर के। तो आर्टिकल 20 को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आज आप इस टॉपिक से अपना लिंक बना पाएँ, क्योंकि वो टॉपिक ना एक्चुअल में बीच से ही थोड़ा सा मुझे रोक देना पड़ा था। ठीक है, चलो देखो। तो हमने इससे पहले आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पढ़ा था, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पढ़ा था, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ा था, है ना। इन क्लॉज में, इन आर्टिकल्स में सीधी सीधी साफ साफ बात कही गई है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक वह व्यक्ति अपराध करते समय किसी लागू हुए कानून का उल्लंघन ना कर दे और उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा उसे नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हमसे ये कहता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 हमसे कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक सज़ा के लिए एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, उससे ज़्यादा की सज़ा देने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, है ना, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में ये 3 क्लॉज हैं और तीनों क्लॉजों में यही बातें की गई हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन तीनों की व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की व्याख्या। चलिए अब देखो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की व्याख्या। देखो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि भैया किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक वह अपने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, और उसे उस कानून से में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दिया जा सकता है। अब चलिए देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल एक्चुअल में भूतलक्षी विधायन, किसको? भूतलक्षी विधायन, भूतलक्षी विधान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ठीक है, इसकी इंग्लिश याद रखिएगा क्योंकि इस बार के पीटी में भूतलक्षी विधान का एक कुछ अलग नाम से इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अगर आप इसकी इंग्लिश याद रखेंगे एक्स पास्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि इसका अनुवाद बड़ा टफ किया था इस बार यूपीएससी में। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या करता है? भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने से पहले कि भूतलक्षी विधायन को मनाही करता है का अर्थ क्या है, का तात्पर्य क्या है, हमें जान लेना होगा कि भूतलक्षी विधायन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भूतलक्षी विधायन का। देखिए, भूतलक्षी विधायन का अर्थ है एक ऐसा कानून जो अतीत काल से लागू हो। अतीत काल से लागू हो। ठीक है, भारत में भूतलक्षी विधान की मनाही केवल आपराधिक कानूनों में है। ठीक है, मतलब अगर कोई अपराध किया है आपने तो उस समय भूतलक्षी विधान की मनाही होती है। ठीक है, तो यानी आपराधिक कानून में। अभी मैं सब चीज़ों को एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे बातों को, तनाव न लीजिए। आपराधिक कानून, आपराधिक कानून में भूतलक्षी विधान की मनाही होती है, जबकि दीवानी कानून में भूतलक्षी विधायन हो सकता है। ठीक है,
अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इसी चीज़ की व्याख्या करता है, लेकिन समझे तो सही कि ये है क्या। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या कहा गया, यही ना कि भैया अपराध करते समय जो कानून लागू है, अपराध करते समय अगर किसी कानून का हम उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कानून लागू होना चाहिए, तब तो हम अपराधी माने जाएंगे, नहीं तो अपराधी नहीं माने जाएंगे। अब देखिए, भूतलक्षी विधान को ये मना ही करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भूतलक्षी विधान को मना ही करता है। तो इस चीज़ को हम बाद में समझते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर भूतलक्षी विधान क्या है। देखो, आपराधिक कानून का मतलब हो गया ना कोई जुर्म करना, मतलब जैसे किसी का चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, हाफ मर्डर करना, ठीक है, किसी को धमकी देना, ये सब आपराधिक कानून है। दीवानी कानून का मतलब हो गया जैसे टैक्स से रिलेटेड बातें हो गई, जमीन प्रॉपर्टी इन सब से रिलेटेड बातें हो गई, तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। भूतलक्षी विधान का मतलब है कि देखो, जैसे मान लो आज संसद हमारी एक कानून बनाए कि दोस्तों के बीच झूठ बोलना अपराध है और इसके लिए 2 साल की सज़ा है। ये आज 23 जून को बाय द वे संसद ने एक नया नियम पारित कर दिया। तो अब ये कानून लागू हो गया, यानी अब अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इस लागू कानून का इसका मतलब उल्लंघन करता है, तो उसे इस अधिनियम के तहत उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अधिनियम ही कह लेता हूँ, अधिनियम के तहत उसे अब अपराधी ठहराया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार, हमारा संसद ये नहीं कह सकता कि भैया 2023 से पीछे 2 साल पहले जितने लोग झूठ बोले थे सब पर ये कानून लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। यही है भूतलक्षी विधान। ठीक है, भूतलक्षी विधान का मतलब कोई कानून आज वर्तमान डे में बने और ये पीछे से लागू किया जाए, कि मतलब आज हम इस कानून को लागू कर रहे हैं कि झूठ बोलना एक कानूनन अपराध है और जो कोई झूठ बोलेगा उसको 2 साल की सज़ा दी जाएगी। तो ये आज 2023 में कानून बना, लेकिन इसको लागू कर दिया जाए कि 2019 से जो झूठ बोल रहा है तब से ये कानून आज तक लागू रहेगा। तो देखिए, जो भूतकाल में लागू हो जाते हैं नियम, उन्हें हम लोग कहते हैं भूतलक्षी विधान। मतलब एक ऐसा कानून जो अपने वर्तमान समय में बना और लागू हो रहा है, कब से, अपने भूतकाल के टाइम से। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूतलक्षी विधान। तो याद रखना, भूतलक्षी विधान का मतलब एक ऐसा कानून जो अतीत काल से, है ना, जो अतीतकालीन प्रभाव से लागू हो जाए, अतीत काल से ही लागू हो जाए। बात समझ में? तो मेरे बच्चों, आपराधिक कानून में इसकी मनाही है। आपराधिक कानून में भूतलक्षी विधान नहीं हो सकता है। मतलब अपराध की दुनिया में अगर जैसे आज हमने एक मर्डर किया, या जैसे झूठ बोलने को ले सकते हैं कि आज ये 2023 में ये कानून बना, तो हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वहाँ से आज तक लागू कर दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भूतलक्षी विधान की मनाही करता है। लेकिन दीवानी कानून में ऐसा हो सकता है। अब दीवानी कानून का मतलब कि बाय द वे भारत सरकार को बाय द वे किसी परिस्थिति में धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, देश को धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और देश को जो धन मिलता है, जो हमारी कंट्री की रेवेन्यू होती है, ये रेवेन्यू कहाँ से होती है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हो गया है। ठीक है, या फिर जो इंडिया में टैक्स आते हैं, यहाँ टैक्स है। ठीक है, यहाँ टैक्स से मिलता है। अब ये टैक्स का मामला दीवानी कानून है। अब हमारी संसद बाय द वे एक कानून बनाए कि भैया पार्ले जी बिस्कुट पर पहले 2% का GST टैक्स लगता था, अब 4% का लगेगा। लेकिन 2023 में ये कानून बना रहे हैं। ये कानून कब बन रहा है? 2023 में। ध्यान से समझिएगा, मैं दीवानी कानून में भूतलक्षी विधान हो सकता है, इस चीज़ को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो भारत को भी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में पैसे का बढ़िया स्रोत क्या है? टैक्स है। अब पार्ले जी पे पहले 2% का टैक्स लगता था। भारत सरकार यानी संसद ने कहा कि हम एक नया नियम कानून बना रहे हैं कि अब पार्ले जी पर 4% का टैक्स लगेगा। लेकिन ये 4% का टैक्स कब से माना जाएगा? 2020 से। तो ये देखो, कानून बन रहा है 2023 में, लेकिन लागू कब किया जा रहा है? अपने भूतकाल के समय से इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो भैया ये देखो, ये है आपका भूतलक्षी विधान।
तो ये दीवानी कानून में इस तरीके से लागू होता है, लेकिन किसी आपराधिक कानून में लागू नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया मामला। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में यही चीज़ तो कहा गया है कि भाई हमें अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, है ना। अब बाई द वे देखो, 2 साल पहले झूठ बोलना तो कोई नियम नहीं था, तो 2 साल पहले झूठ बोला है और अगर आज ये नियम बना है तो ये एक आपराधिक कानून है और इस कानून को आप पीछे से लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। ठीक है, याद रखना है। भूतलक्षी विधायन से क्वेश्चन इस बार पीटी में 2023 के आया हुआ है। ठीक है, एक्स पास्ट फैक्टो लेजिस्लेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम व्याख्या करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में क्या कहा गया था? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सज़ा नहीं दिया जा सकता, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। जस्ट अ सेकेंड गाइस, पानी पी लूँ। और हाँ यार, आप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पूरी का पूरा नोट्स आपको, क्या नाम है, मेरे यूपीएससी मोड नाम से एक चैनल है उस पर टेलीग्राम पे, वहाँ मिल जाएगा। तो आप यूपीएससी मोड नाम से चैनल को फॉलो कर लें। मैं लिंक आज इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको जा कर के विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या कहा गया। आर्टिकल 2 में कहा गया कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। हमारे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये चीज़ कहा गया है। ठीक है, अब हमें समझना है कि ये भैया किसकी, एक सेकेंड, हाँ, अब हमें समझना है कि ये किस चीज़ की व्याख्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। एक्चुअल में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 दोहरा दंड की मनाही करता है। वही चीज़ तो कहा गया है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? दोहरा दंड की मनाही करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या करता है? दोहरे दंड की मनाही करता है। ठीक है, दोहरे दंड का मतलब है कि भैया एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना। ठीक है, दोहरा दंड का मतलब क्या है? दोहरा दंड, इसका मतलब एक सज़ा के लिए एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित करना। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इसी बात की तो मनाही करता है भाई। वो कहता है कि आप एक सज़ा के लिए एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दे सकते हो, उससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 दोहरे दंड की मनाही करता है। ठीक है, देखिए भारत में दोहरा दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। ठीक है, न्यायिक, ये जो दोहरा दंड की मनाही देख रहे हैं ये केवल कहाँ है? भारत में केवल न्यायिक दंड के मामले में है। ठीक है, मतलब जब जुडिशरी यानी जज अगर किसी मुद्दे पर, किसी अपराध पर वो अगर अपना फैसला सुना रहे हैं तो उस मामले में केवल दोहरे दंड की मनाही की जाती है। लेकिन विभागीय, ठीक है, विभागीय या प्रशासन, ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक बार दंड दिया जा सकता है, एक से अधिक बार दंड दिया जा सकता है। ठीक है,
अब न्यायिक दंड का मतलब आप सीधा से ऐसे समझ लीजिए कि अगर जज साहब जो फैसला सुना रहे हैं, जैसे आपने किसी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया है, जज साहब के पास मामला गया, अब जज साहब ये जो सुनवाई कर रहे हैं, इस पे जो सज़ा सुनाएंगे वो कौन सा दंड हुआ? न्यायिक दंड हुआ। न्यायिक दंड के लिए मेरे बच्चे दोहरे दंड की मनाही है केवल, लेकिन विभागीय या प्रशासन के मामले में, है ना, विभागीय या प्रशासन के मामले में एक से अधिक बार दंड दिया जा सकता है। जैसे, ठीक है, बाय द वे आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस विभाग में आपको सैलरी दी जाती है काम करने के लिए। अब वहाँ आपने कोई गलती कर दी है तो वहाँ ये किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 यही कहता है कि वहाँ आपके साथ विभागीय या प्रशासनिक मामलों में आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है कि आपको एक ही काम के लिए 2 सज़ा दे दिया जाए। अब वहाँ जैसे आपको सैलरी मिल रही है, ठीक, और आपने कोई गलती कर दी तो हो सकता है कि वहाँ पे आपकी सैलरी भी काट ले, तो एक दंड ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कुछ वो दंडित भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये वहाँ पे इन मामलों में 2 जगहों पे आपको दोहरा दंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोहरे दंड का प्रावधान हम देखते हैं विभागीय और प्रशासनिक मामलों में, लेकिन न्यायिक मामलों में भारत में दोहरे दंड की मनाही है। क्लियर? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की व्याख्या। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में। चलो देखो, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या व्याख्या करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में से क्या कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और अपने ही खिलाफ गवाही देने को हम लोग आत्म अभिशंसन कहते हैं, ठीक है। यानी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को अगर हम गौर से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। आत्म अभिशंसन की मनाही करता है, ठीक है। मतलब अपने ही खिलाफ गवाही देने से मना करता है। तो अपने ही खिलाफ गवाही देने से मना करने को आत्म अभिशंसन कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किस चीज़ को व्याख्यात करता है? आत्म अभिशंसन की मनाही की व्याख्या करता है, ठीक है। तो भैया आत्म अभिशंसन का सीधा सा मतलब है अपने ही खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, ठीक है। आत्म अभिशंसन का सीधा सा शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना। जैसे आप लोगों ने सुनील शेट्टी की पुरानी पिक्चर देखी होंगी ना, तो उसमें उसको पकड़ के लेके जाते हैं पुलिस वाले और उल्टा बांधते हैं, बर्फ़ पे लिटाते हैं, बढ़िया से थोड़ते हैं उसको। क्या कहते हैं कि कबूल कर कि ये जुर्म तुमने ही किया है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम ये जुर्म किए हो या ना किए हो उससे मतलब नहीं, तुम बस इस चीज़ को कबूल लो कि ये जुर्म तुमने ही किया है। तो यही आत्म अभिशंसन है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसी चीज़ के लिए मनाही करता है, यानी आत्म अभिशंसन की मनाही करता है, ठीक है। तो न्यायालय ने इस पर व्याख्या दिया था कि देखिए भारत में आत्म अभिशंसन के अंतर्गत अभियुक्त के साथ बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आत्म अभिशंसन अगर जैसे कोई अभियुक्त है, अभियुक्त का मतलब जिस पे कुछ इल्ज़ाम लगे हों, आरोप लगे हों, ठीक है। तो अगर कोई अभियुक्त है, ठीक है, तो इस अभियुक्त से किसी बात की जानकारी निकालने के लिए आप इस पर बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, हमारा न्यायालय ये चीज़ कहता है। लेकिन एक इसका दूसरा एंगल भी है आत्म अभिशंसन का, ठीक है, कि पुलिस कस्टडी में जाने पर उस पर पुलिस आपको बलपूर्वक प्रयोग करके आपको बाध्य नहीं कर सकती है कि आप अपने खिलाफ गवाही दें। ये चीज़ केवल कॉन्स्टिट्यूशन में आप अच्छे से जानते हैं। पुलिस में गए, हवालात में गए, तो हवालात का मतलब समझते हो? नहीं, हवा प्लस लात, थोड़ी थोड़ी देर पर आपकी हवा गायब करते हैं और लात बराबर देते हैं, ठीक है। तो मामला ये रहता है,
तो वहाँ ये मत समझिएगा कि ये कानून का इतना ज़बरदस्त तरीके से पालन होता होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से थुरते होंगे सब, ठीक। लेकिन अब इसका एक दूसरा एंगल भी समझिएगा। लेकिन अगर अपराध के अनुसंधान के लिए, ठीक है, अपराध के अनुसंधान के लिए, ठीक है, आवश्यक चिकित्सकीय ठीक है, और या कोई अन्य साक्ष्य देने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। बाय द वे, कि किसी व्यक्ति पर ये आरोप लग गया है कि ये ISI के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। अब उसके साथ अगर मिलने की कोई चांस बाय द वे पुलिस को लग गई है, तो अब पुलिस ऐसे परिस्थिति में अगर न्यायालय उसका आदेश देता है, कोर्ट उसका आदेश देता है, तो कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस आपसे चिकित्सकीय, जैसे वो एक नार्को टेस्ट होता है ना, जिसमें आपको एक केमिकल पिलाया जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं रह पाती है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनका जवाब एकदम सही देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में आप किसी कल्पना को गढ़ नहीं सकते, आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल पूरी तरीके से रह नहीं जाता। तो इस तरीके का चिकित्सकीय या फिर कोई अन्य, जैसे आपसे बाय द वे एक एग्जांपल समझें कि आपका जैसे ये एक चेक है, इस चेक पे हूबहू आपकी सिग्नेचर हुई है, ठीक है, और ये चेक कहीं गायब हो गया, लेकिन आपने नहीं किया। अब आप पे कि भाई मेरा चेक से ऐसे है कि मेरा चेक एक गायब हो गया और इससे कुछ पैसे निकल गए हैं। आप पुलिस स्टेशन में गए तो आपसे पुलिस वाला पूछेगा कि क्या आपको किसी पे संदेह है। आपने कहा हाँ एक बंदा है ए, उसी पे मुझे संदेह है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये ए वाला बंदा आपकी तरह सिग्नेचर बनाना जानता है, तो कहेंगे हाँ बनाना जानता है। तो इस परिस्थिति में इस व्यक्ति से आपके दस्तखत बनवाने के लिए इसको बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो अपराध अनुसंधान के लिए, अपराध अनुसंधान का मतलब हो गया कि अपराध की सही जानकारी के लिए, ठीक है, अगर आवश्यक चिकित्सकीय या फिर कोई अन्य साक्ष्य देने के लिए अभियुक्त को बाध्य किया जा रहा है तो वो वैलिड है, वो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी मामले में अगर अभियुक्त पर बल प्रयोग किया जा रहा है तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के खिलाफ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये पूरा मामला आर्टिकल 20 क्लॉज 3। चलो अब इसके बाद इसी के साथ हमारा आर्टिकल 20 ख़त्म हो गया। अब शुरू होता है आर्टिकल 21। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है मेरे बच्चों, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में क्या मुद्दा है, क्यों है ये, चलो उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज क्या है, यानी संविधान में आर्टिकल 22 को क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस स्टेटमेंट को बहुत बाकायदे से हमें समझना है भैया,
क्योंकि यहाँ से ना हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा दिल दिमाग और कुछ है आपके पास, चलो जो भी है उन सब का प्रयोग करते हुए ध्यान से समझेंगे इसको हम, ठीक है। तो कलरिंग सेम हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो, उसका जीवन, ठीक है, उसे अपने जीवन को जीने तथा उसके पर्सनल चीज़ों से, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों से उसे कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई विधि है, ठीक है, अगर कोई विधि है कि हाँ भैया इस विधि के अनुसार आपकी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको सीमित करती है या आपको आपके जीवन का अधिकार नहीं है, अगर कोई विधि है तो उस विधि की प्रक्रिया से उन्हें इन दो चीज़ों से आप मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नहीं तो दुनिया जहान की कोई ताकत किसी भी व्यक्ति को जीने से तथा पर्सनल उनकी स्वतंत्रता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई कानून है उस पर, तो हाँ वो कानून उनको जरूर रोक सकती है। आर्टिकल 21 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आया। अब इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कि किस किस चीज़ को हम कहेंगे कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। थोड़ी देर रुकते हैं, अभी हम समझते हैं। देखो अब यहाँ एक वर्ड है ना, जीवन। अब इस जीवन शब्द को लेकर के हो गया डिबेट भाई साहब कि जीवन का मतलब क्या समझा जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया ए.के. गोपालन का। ए.के. गोपालन ने सर्वोच्च न्यायालय में केस किया और ये केस हुआ 1950 में, ठीक है भाई साहब, ये केस हुआ 1950 में। और इस केस में जीवन के अधिकार की, जो जीवन बात अभी जीवन वर्ड आया था ना, उस जीवन की सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की। और जीवन का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, इसकी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जीवन शब्द का मतलब ये कौन सा जीवन है, वही जीवन जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, ठीक है। जीवन का मतलब केवल जीवित रहना है, केवल जीवित रहना। बाकी आपके शरीर पे कपड़े हों ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भूखे हों, खाना 10 दिन से नहीं खा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास रोज़गार हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो जीवन शब्द लिखा है ना, उस जीवन शब्द का मतलब केवल और केवल जीवित रहना है। ये जो निर्णय है ये ए.के. गोपालन केस में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, ठीक है। लेकिन भाई साहब अब आप ही बताओ, क्या जीवन का सही मायने में अधिकार केवल जीवित रहना है? गरिमा से जिए तब तो जीवन है। अगर हमारे बदन पे कपड़े हो, हम खाना, हमारे पास खाने पीने की सुविधा हो, घर हो, रोज़ी रोटी हो, तब तो हम कहें कि भैया जीवन है। नहीं तो भैया जानवरों की तरह भी जीवन होता है क्या? नहीं। तो अब इसके मामले में एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये गया मेनका गांधी का, ठीक है। मेनका गांधी केस 1978 में, ये सुप्रीम कोर्ट में गया 1978 में। ये केस क्यों गया? एक बार ना मेनका गांधी को विदेश की यात्रा करने वो जा रही थी, तो उनका पासपोर्ट वो लोग रख लिए थे, जो मतलब वहाँ पे चेकिंग करने वाले लोग होते। तो इसी के खिलाफ मेनका गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में ये कर दिया कि भैया देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपना पासपोर्ट रख सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें रोक नहीं सकते हैं। तो मेनका गांधी केस इसी स्टेटमेंट में था। तो अब मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस यहाँ के निर्णय को बदला। यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उस निर्णय को मेनका गांधी केस में बदला। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जीवन का मतलब, जीवन का अर्थ है गरिमा पूर्ण जीवन, गरिमा पूर्ण जीवन, ठीक है। मतलब खाली पशुओं की तरह जीवित रहना ही जीवन का मतलब नहीं है आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए गरिमा से पूर्ण जीवन जीना चाहिए, ठीक है। और गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए, गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए
जितने अधिकार होने चाहिए सारी चीज़ें उस जीवन के अर्थ में शामिल होंगी। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यक चीज़ें हैं सभी आवश्यक अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल होगा। ठीक है, और जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है। ये जो जीवन का अधिकार है ये कैसा अधिकार है? एक समेकित अधिकार है। समेकित अधिकार का होने का मतलब इसमें कई सारे छोटे छोटे अधिकार हैं, क्योंकि वो कई सारे छोटे छोटे अधिकार मिलेंगे तब जाकर के गरिमापूर्ण जीवन जी मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, इस आधार पर न्यायालय ने अलग अलग मामलों में अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के तहत अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है, तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को चेंज किया और यहाँ जीवन की परिभाषा को उन्होंने कहा कि देखिए भैया, जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन जीना, और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यक अधिकार हैं, जितनी अधिकारों की आवश्यकता है, वो सभी आवश्यक अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल होंगे। ठीक है, और जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, मतलब जीवन के अधिकार में कई छोटे छोटे अधिकार शामिल होंगे। ठीक है, और इसी आधार पर न्यायालय ने अलग अलग मामलों में अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। अब हम देखते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कौन कौन से अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। देखिए, पहली चीज़ कि मेनका गांधी केस से विदेश की यात्रा करना, ठीक है, विदेश की यात्रा करना और अपना पासपोर्ट अपने पास रखना। ठीक है, पासपोर्ट रखना। ठीक है, मेनका गांधी केस में ये दो को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया। तो मेनका गांधी केस में इन दो लोगों को क्या घोषित किया गया? फंडामेंटल राइट। अब ये लोग हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, और उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता पाना, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, और इसको भी निःशुल्क कानूनी सहायता पाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित किया, मौलिक अधिकार घोषित किया। और देखिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, MC मेहता केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें कैसे, क्योंकि देखिए ये सब आपके जीवन के हिस्से हैं। आपको स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलेगा तो आपका जीवन नहीं चल पाएगा गरिमापूर्ण जीवन से। आप बहुत पोल्यूटेड ज़िंदगी में जी रहे हैं, कितना साल जी लेंगे भैया? बीमार नहीं पड़ेंगे उससे, बीमार पड़ेंगे ना तो आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीज़ें जीवन के अधिकार के तहत हैं। ठीक है, और उसके बाद पाँचवा, रोजी रोटी का अधिकार। ठीक है, रोजी रोटी का अधिकार, ये अधिकार भी कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं तो सरकार हमें दे, हम सरकार से मांग सकते हैं। ठीक है, कि भैया रोजी रोटी का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, आप हमें प्रोवाइड करो। और इसी रोजी रोटी के अधिकार के फंडामेंटल राइट के तहत ही आप देखते हैं कि इसका परिणाम है मनरेगा। ठीक है, छठवां देखिए, निद्रा का अधिकार। नींद में अगर कोई सो रहा है तो भैया उसको सोने का भी अधिकार मौलिक अधिकार है। इसका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये केस जो आया था ये बाबा रामदेव की तरफ से आया था, वही बाबा रामदेव। ठीक है, ये बाबा रामदेव का केस है, रामदेव का केस। ठीक है, इनका कहीं एक बार सभा चल रहा था तो उस सभा में कई सारे लोग रात को सोए हुए थे, तो पुलिस वालों ने अचानक से सोए हुए लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया था। तो इसी मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया था। तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में बताया कि निद्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? उसके बाद सातवां देखिए, निजता का अधिकार, यानी प्राइवेसी का अधिकार, अपनी चीज़ों को किसी से ना शेयर करने का अधिकार।
ठीक है, निजता का अधिकार। ये एक केस आया था पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। कौन सा केस? पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस में ये चीज़ हमारे सामने आया कि जैसे वो जो आधार जब बन रहा था ना, तो आधार में आपके हाथों का फिंगर लिया जा रहा था और आई का आइरिस लिया जा रहा था। तो वही था कि मतलब पुट्टा स्वामी ने केस कर दिया था कि भाई भारत सरकार के लोग हमारे प्राइवेसी वाली चीज़ों को क्यों ले सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा देखिए, फिंगरप्रिंट देने से और आँख की रेटिना देने से आपकी निजता का अधिकार भंग नहीं होता है, लेकिन निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार अब से घोषित कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो पुट्टा स्वामी केस में 2017 की बात है, ये 2017 की बात है। तो 2017 में पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया, ठीक है। और 8वां चीज़ है जो आप लोगों की फेवरेट होगी, बहुत फेवरेट होगी मेरे हिसाब से तो इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है। जीवन साथी चुनने का अधिकार आप लोगों का तो बहुत बड़ा ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये शक्ति वाहिनी, ये एक संस्था है, शक्ति वाहिनी केस, ठीक है, जो कि 2018 में हमारे सामने आया था। 2018 में शक्ति वाहिनी केस में बताया गया कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है, इस चीज़ से के लिए उसको कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो ये जो 8 चीज़ें आप देख रहे हैं, ये 8 चीज़ें हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब एक बड़ा तगड़ा डिबेट हमारे सामने आया, ठीक है, यही इच्छानुसार जीवन साथी चुनने के अधिकार को लेकर के। अब वो तगड़ा वाला डिबेट क्या है, आइए समझते हैं। देखो, तो इस टॉपिक का नाम है, एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा टॉपिक का नाम रख देते हैं। देखिए, जीवन का अधिकार लोक रहा है जी, आप लोग को लोक ही रहा है, या समलैंगिकता का मुद्दा आइए बात करते हैं इन पे हम, ठीक है, कि जीवन का अधिकार या समलैंगिकता का मुद्दा क्या था। तो बात करते हैं जीवन का अधिकार या समलैंगिकता के मुद्दा पर, या इसी को हम कह सकते हैं ना, धारा आईपीसी की धारा 377 से संबंधित विवाद, ये समलैंगिकता का जो मुद्दा है, इसी को हम कह सकते हैं। अरे रे भैया, आईपीसी की धारा 377 से संबंधित विवाद, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि आईपीसी की धारा 377 से संबंधित विवाद क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आईपीसी की धारा जो है ये 370 ये है क्या। देखो, आईपीसी धारा 377, देखिए आईपीसी की ये जो धारा है ना, ये 1968 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था, जिसके आधार पे किसी को दंड दिया जाता था, ठीक है। तो ये आईपीसी की धारा क्या है, देखो, आईपीसी की धारा 377 ये अप्रकृति यौन संबंध को अपराध घोषित करती है। अप्रकृति यौन संबंध को
यौन संबंध को अपराध घोषित करती है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अननेचुरल तरीके से किसी के साथ सेक्स करता है तो आईपीसी की धारा 377 उसे इस चीज़ के लिए अपराधी ठहरा सकती है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये अप्रकृति यौन संबंध क्या है। ठीक है, और आईपीसी की धारा इसके लिए 10 वर्ष या अधिक से अधिक आजीवन कारावास, 10 वर्ष या अधिक या आजीवन कारावास, इसकी सज़ा निर्धारित करता है। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 377 एक्चुअल में ये है। आईपीसी की धारा 377 क्या बताता है कि भैया अप्रकृति तरीके से अगर आप यौन संबंध किसी के साथ रखते हैं तो ये एक कानूनन जुर्म होगा और इसके लिए आपको 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है या आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि अप्रकृति यौन संबंध होता क्या है। अप्राकृतिक यौन संबंध, देखिए अप्राकृतिक अगर यौन संबंध के बारे में हम बात करें तो देखो अप्राकृतिक यौन संबंध का मतलब हो गया 3 पॉइंट में इसके मतलब को डिफाइन किया गया। ठीक है, पहले पॉइंट में कहा गया कि किसी नाबालिग व्यक्ति के साथ यौन संबंध। नाबालिग व्यक्ति में लड़के एवं लड़कियां दोनों शामिल हो गए कि अगर कोई नाबालिग लड़की है या नाबालिग लड़का है, अगर उसके साथ कोई व्यक्ति अपने सेक्सुअल रिलेशन को बनाता है तो ये अप्राकृतिक यौन संबंध माना जाएगा। ठीक है, दूसरा पशु के साथ, अगर किसी पशु के साथ कोई भी व्यक्ति अपने यौन संबंध को बना रहा है तो इस यौन संबंध को हम लोग अप्राकृतिक यौन संबंध मानेंगे और आईपीसी की धारा 377 के तहत उसे हम लोग 10 साल या उससे ज़्यादा या आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति समान लिंग के साथ, जिसी को हम लोग कहते हैं समलैंगिकता, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं समलैंगिकता, अगर कोई व्यक्ति समान लिंग के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो भैया ये 3 चीज़ें अप्राकृतिक यौन संबंध हैं और आईपीसी की धारा 377 इन तीनों पर काम करती है। इसी चीज़ को हम लोग समलैंगिकता कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समलैंगिकता। ठीक है, तो अगर कोई मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है या कोई फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखती है तो ये सब अप्राकृतिक यौन संबंध माने जाएंगे और आईपीसी की धारा 377 के तहत उन्हें सज़ा दी जाएगी। ठीक है भैया, तो ये है हमारा आईपीसी की धारा 377। अब ज़रा हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अब ये जो समलैंगिकता का मुद्दा, जैसे ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे सही हैं, समाज में ये 2 चीज़ें बिल्कुल घृणा के पात्र हैं ही हैं। ये 2 चीज़ें कि किसी नाबालिग के साथ अगर कोई यौन संबंध कर रहा है या पशु के साथ यौन संबंध कर रहा है तो ये चीज़ें अप्राकृतिक हैं, घृणा के पात्र हैं। लेकिन ये तीसरी चीज़ जो है ना, समान लिंग के यौन संबंध, समाज में आप लोग देखते होंगे कि आजकल इस प्रकार के लोग काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये जो काफ़ी लोग हैं एक्चुअल में ये नेचुरल तरीके से इन लोगों का बॉडी या इन लोगों की जो हार्मोन्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, इनमें बेचारों की कोई गलती नहीं है। तो ये मजबूर होते हैं कि अपने ही साथ किसी मेल के साथ ही कोई मेल अपना सेक्सुअल रिलेशन पसंद करता है या फीमेल के साथ करती है। ठीक है, तो ये जानबूझ के किए जाने वाला कोई अपराध नहीं है।
तो अब आईपीसी की धारा बेचारों को बहुत परेशान करती है। समाज में हर प्रकार के व्यक्ति को समान का अधिकार मिलना चाहिए ना, तो उस नेचर के जो व्यक्ति भगवान ने जिनको बना दिया है उनको भी तो भाई वही अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन आईपीसी की धारा 377 उनको ये अधिकार देता ही नहीं था। तो अब क्या हुआ, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, नाज फाउंडेशन केस, नाज फाउंडेशन केस। ये एक समूह है और ये आया था 2009 में, ठीक है। ये तो जो लोग ऐसे होते ना कि जैसे जिनको हम लोग एक तो किन्नर कहते हैं, एक को जैसे ये एक समूह है जिसको हम लोग कहते हैं LGBT, ठीक है, LGBT समूह। L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, और B का मतलब बाइसेक्सुअल, और T का मतलब ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं ना, ये 4 प्रकार के लोग समलैंगिकता वाले जो कानून है, समलैंगिकता से संबंधित आईपीसी की धारा 377 का जो कानून है, उससे ये वर्ग बहुत परेशान था। अच्छा, ये लोगों ने ये खुद ही डिसाइड किया था कि हम इस वर्ग के हैं, ठीक है। लेस्बियन का मतलब जैसे फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन रख रही है तो ऐसे लोगों को लेस्बियन कहते हैं, और गे का मतलब अगर कोई मेल के साथ रखता है, और बाइसेक्सुअल का मतलब कि कोई मेल फीमेल दोनों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, और ट्रांसजेंडर का मतलब आप लोग जानते हैं किन्नर होता है, ठीक है। तो ये लोग जो हैं अपने नेचर से, अपने स्वभाव से इस प्रकार के हैं। तो ये जो हैं इनका आईपीसी की धारा 377 के हिसाब से ये लोग कानूनी जुर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारे कर तो नहीं रहे। तो इन्होंने अपना एक समुदाय बनाया है, LGBT समुदाय, और LGBT समुदाय की तरफ से ही ये नाज फाउंडेशन केस हमारे सामने देखने को मिल रहा है। नाज फाउंडेशन केस ये हुआ जी 2009 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में गया कि भैया देखिए, ये जो आईपीसी की धारा है ना, आईपीसी की धारा 377, तो 377 में उनको सबसे दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत किससे, केवल समलैंगिकता से है। तो ये जो 377 है हमारा समलैंगिकता, इससे संबंधित प्रावधान जो है, समलैंगिकता के लिए जो 10 साल या उससे ज़्यादा या आजीवन कारावास की जो सज़ा है, इसी संबंधी प्रावधान को दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, इस प्रावधान को कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये जो आईपीसी की धारा 377 है ना, ये प्रावधानों को हम अवैध घोषित करते हैं। यानी समलैंगिकता का जो कानून, अभी पीछे मैंने 3 प्रकार के अप्राकृतिक यौन संबंध को बताया, जिसमें से एक नाबालिग के साथ था, एक पशु के साथ था, और एक समान लिंग के साथ था। तो ये दोनों को नहीं, झगड़ा खाली इस तीसरी चीज़ से है। तो जो भी बातें होंगी ये खाली तीसरी चीज़ से होगी, जिसमें समान लिंग वाला मामला चल रहा है, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आईपीसी की धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित है, उसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, अब हम उसे अवैध घोषित करते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया देखिए, जो समलैंगिक लोग हैं, आप इस आईपीसी की धारा के तहत उन्हें सज़ा नहीं दे सकते हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। अच्छा, अब समाज में सभी लोगों को इस चीज़ से बात हजम होगी नहीं कि अब लेस्बियन को भी, या फिर गे अगर कोई है, या ट्रांसजेंडर है, अगर उनको सम्मान मिलने लगा, उनको अपने अधिकार मिलने लगे, तो समाज के हर वर्ग संतुष्ट नहीं होंगे। तो एक और वर्ग उभर के सामने आ गया इसको लेकर के, सुरेश कौशल केस। अब उसके बाद आया भी हमारे सामने सुरेश कौशल केस, ये गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, नाज फाउंडेशन केस, और सुरेश कौशल केस गया सर्वोच्च न्यायालय में 2013 में, ठीक है। कहाँ गया, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये जो आईपीसी की धारा है 377, ठीक है, ये धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लागू कर दिया, ठीक है, पुनः लागू कर दिया, और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, ठीक। अब इससे फिर जो LGBT समुदाय के लोग थे उनको फिर से परेशानी होने लगी। तो अब फिर से 2018 में नवतेज सिंह जौहर,
नवतेज सिंह जौहर, इनके नाम से फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के समलैंगिकता के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक सुनवाई की गई। ठीक है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला वाला निर्णय बदल दिया। अपना ये जो निर्णय था फिर से लागू कर दिया था, इसको उन्होंने चेंज कर दिया। और अब उन्होंने कहा कि भैया आईपीसी की धारा 377 में जो समलैंगिकता से संबंधित प्रावधान है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा या आजीवन कारावास की सज़ा का, इसे हम अपराध की श्रेणी से बाहर करते हैं। क्या करेंगे? अपराध की श्रेणी से बाहर करते हैं। मतलब अब ये समलैंगिकता अपराध नहीं है। ये 2018 नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुरेश कौशल केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकता कानूनी जुर्म है, अर्थात इन पर आईपीसी की धारा 377 लागू होनी चाहिए, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये है जी समलैंगिकता से संबंधित कुछ प्रावधान। ठीक, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो 2018 में व्याख्या की गई, क्या ये व्याख्या उचित है? करना चाहिए समाज के दृष्टिकोण से कि नहीं करना चाहिए? तो अब हम जरा देखते हैं निर्णय के पक्ष में न्यायालय की व्याख्या नाम से इस हेडिंग को समझते हैं। निर्णय के पक्ष में न्यायालय की व्याख्या। चलिए, मतलब यहाँ हम बात करेंगे कि क्या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो निर्णय सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्यों? और ये क्यों का जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय। ठीक है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, क्यों? इस पे हमारा न्यायालय क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए, आईपीसी की जो धारा है ना 377वां, ये 377 आईपीसी की जो धारा है, ये समलैंगिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में आपको पता है कि एक मौलिक अधिकार चलता है भारतीय संविधान में। कौन सा? समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार भाई, समाज में किसी भी नेचर के कोई लोग हैं, समान होने का तो अधिकार है ही है। जैसे एक मेल को फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का अधिकार है, तो एक मेल को मेल के साथ अगर उनका नेचर वैसा है तो बनाने का अधिकार संबंध बिल्कुल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो समानता के अधिकार के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आईपीसी की जो धारा है ये इस समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक है, इसीलिए समलैंगिकता अपराध नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो गे हो, चाहे वो क्या नाम है ट्रांसजेंडर हो या बाइसेक्सुअल हो, कोई भी व्यक्ति हो, समाज में उनको समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। और आईपीसी की धारा 377 उनके इस समानता के अधिकार को छीन लेता है। ठीक है, तो इसलिए इस लिहाज से समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। ठीक है, अब वहीं हम देखें तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधी केस में, अभी पीछे जस्ट हमने पढ़ा ना, मेनका गांधी केस में जीवन का अधिकार, जीवन शब्द की व्याख्या के लिए उन्होंने कहा भैया कि जीवन का मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीना है, गरिमापूर्ण जीवन। तो बाबू मेरे, जो लोग एलजीबीटी समुदाय के हैं, एलजीबीटी समुदाय के हैं, तो अगर 377 की धारा आईपीसी की इन पर आप लगा रहे हैं, तो इनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला?
कहाँ मिला? बेचारों का जब नेचर ही वैसा है तो ये अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अगर सेक्सुअल रिलेशन सेम या फिर दो लोगों के साथ बना रहे हैं, तो मेल फीमेल दोनों के साथ बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप उनको कानूनन जुर्म ठहरा देंगे तो उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उनको मिला कहाँ, है ना? और जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार क्योंकि मौलिक अधिकार घोषित किया जा चुका है, इस वजह से ये समलैंगिकता अपराध नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। और देखिए पुट्टास्वामी केस में, अच्छा, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिलेशन तो भैया निजता का अधिकार है, अपनी प्राइवेसी का मामला है। और पुट्टास्वामी केस में निजता का अधिकार भी तो फंडामेंटल राइट घोषित किया जा चुका है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीना एवं निजता का अधिकार, ये दोनों चीज़ें फंडामेंटल राइट हैं। और इन दो चीज़ों से ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि LGBT के समुदाय के साथ अगर हम IPC की धारा 377 जो कि समलैंगिकता से रिलेटेड है लागू कर देंगे तो भैया उनके निजता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए समलैंगिकता अपराध नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन दो जगहों पर हमने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक है, अब ज़रा हम आगे देखते हैं। और वैज्ञानिकों ने ये माना है, ठीक है, वैज्ञानिक लोगों ने ये माना है कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है, कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं होती है उनके लिए। वो व्यक्ति जन्म से ही कुछ अलग प्रकार की यौन अभिमुखता लेकर के पैदा होते हैं। पशु जगत में भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि वो अगर मेल कोई पशु है तो वो मेल के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशन बनाने लगता है, या फीमेल होती है तो फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने लगती है। ठीक है, तो इन सब दृष्टिकोणों से हम देखें तो न्यायालय का निर्णय सही है जो 2018 में दिया गया नवतेज सिंह जौहर केस में, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो सही है। और समाज में गैर परंपरागत जो वर्ग हैं जैसे LGBT, उनको भी तो अधिकार मिलने का, अपने अधिकार पाने का हक है भाई, है ना? तो न्यायालय ने समलैंगिकता को गैर आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें बना दिया है कि देखिए हम समलैंगिकता के लिए आपको सज़ा नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। ठीक है, वो क्या शर्तें हैं आइए देखिए। इनकी पहली शर्त ये है कि केवल बालिग व्यक्ति के साथ ही आप समलैंगिकता का रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, बालिग होना चाहिए व्यक्ति। अगर व्यक्ति बालिग है तो इसके साथ आप समलैंगिकता का रिलेशन बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा शर्त कि भैया दोनों पक्षों की सहमति ज़रूरी है। अगर दो मेल के साथ कर रहे हैं या दो फीमेल के साथ कर रही हैं तो दोनों पक्षों की उसमें सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ कि ऐसे संबंध केवल एकांत में होने चाहिए, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं होने चाहिए। तो अगर इतने शर्तों के साथ LGBT कोई काम कर रही है तो भैया समलैंगिकता कोई कानूनन जुर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी समलैंगिकता से रिलेटेड एक केस अभी हाल फिलहाल में ही हमारे देश में चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा समलैंगिक विवाह का मुद्दा। ठीक है, आप लोगों ने ये 2-3 लड़कियों को शायद कानपुर में विवाह करते हुए देखा भी होगा। ठीक है, तो समलैंगिक विवाह का मुद्दा अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, तो ये मुद्दा अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, इस पर कोई अभी सरकार का निर्णय नहीं आया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। हालांकि इस पर भी कुछ 2-3 दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट की, पर अभी इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वो जीवन के अधिकार वाली चीज़ें। ठीक है, तो जीवन का अधिकार इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद मेरे दोस्तों। जय हिंद। मुझे पता है नालायकों वीडियो पूरा नहीं देखते हो, अरे देख लिया करो यार, मुझे पता है इंटरेस्टिंग नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, देख लो मेरे भाई, पढ़ना ज़रूरी है ना। ये देखो कहाँ लिखा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत हार्ड चीज़ है। यहाँ इंटरेस्ट ना खाली पढ़ाई वाली चीज़ों से हम पैदा करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मिलेंगे। जय हिंद।